ना जाने कौन आया होगा इस समय पर। अभी अभी तो दरवाजा बंद करके आई हूँ अंदर काम करने के लिए, फिर से घंटी बजा दी दरवाजे की। हाँ हाँ आ रही हूँ, रुको जरा। अरे अरे ठहरो तो, आ रही हूँ। धीरज भी नहीं है लगता है लोगों को। अरे आप तो दीदी से मिलने के लिए गए थे, आप तो उन्हें अपने साथ में ही लेकर आ गए। तुम तो ऐसे बोल रही हो सुधा, जैसे मेरी बहन इस घर में आ ही नहीं सकती। क्यों? उसका इस घर में आने का कोई अधिकार नहीं है क्या? ये घर उसका भी तो है ना। अरे मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आप तो मेरी बातों को गलत ले रहे हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि आप दीदी से मिलने के लिए गए थे ना, मुझसे बोलकर गए थे आप कि आप दीदी से मिलने जा रहे हैं। मुझे बताया नहीं ना आपने कि आप दीदी को लेने जा रहे हैं। हाँ, मिलने ही गया था, लेकिन जब देखा मैंने कि मेरी सुमन के परिवार वाले उसके साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं जीजा जी के जाने के बाद, तो उन लोगों ने मेरी बहन को घर की नौकरानी समझकर रखा है। जब मैं गया था तो कम से कम 10 बाल्टा कपड़े मेरी बहन धो रही थी ठंड में। और जब मैंने उन लोगों को ये बात बोली कि अभी 1 महीना ही हुआ है दामाद बाबू को गुजरे हुए और आप लोग मेरी बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं, वो तो वैसे ही पहले से दुख की मारी है, तो उसके ससुराल वालों ने साफ साफ बोल दिया कि यदि इसे यहाँ रहना है तो घर का सारा काम करना पड़ेगा, वरना हम इसे इस तरह फुकट में बिठाकर नहीं खिलाएंगे। बस इतनी बात सुनते ही मैं अपनी बहन को अपने साथ लेकर आ गया। मेरे पास किस चीज की कमी है? करोड़ों की धन संपत्ति छोड़कर गए हैं मेरे माता पिता। इस घर की संपत्ति में मेरी बहन का भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है। मेरे होते हुए मैं अपनी बहन को इस तरह परेशान होते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं इसे हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले आया हूँ। लेकिन इस तरह यहाँ लेकर आ गए आप दीदी को। अरे मोहल्ले पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे कि लड़की को मायके में लेकर आ गए हैं, मायके में लाकर बिठा लिया है। अरे कौन क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इसका भाई हूँ, ये मेरी बहन है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। और मैं अपनी बहन को परेशान होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता। मैंने बोला ना, और जिसे ज्यादा तकलीफ होगी वो इस घर से जा सकता है। अरे मैं थोड़ी ना ऐसा बोल रही हूँ जो आप ऐसा बोल रही हैं मुझसे। मैं भला क्यों दीदी के आने से ऐतराज जताऊंगी? अच्छी बात है, आखिर हर भाई आपकी तरह ही रहना चाहिए। अच्छा ही किया जो आपने दीदी को यहाँ लेकर आ गए। तो चलिए आप दोनों के लिए मैं खाना लगा देती हूँ। हे भगवान, अब इसकी सारी जिम्मेदारियां हम लोग उठाएंगे। अपनी विधवा बहन को इस घर में लेकर आ गए हैं, अब तो वो जरूर इस घर का हिस्सा मांगेगी, इस घर की धन संपत्ति में अपना हक जताएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये क्या समझ रहे हैं, मैं चुपचाप इस तरह सब कुछ इसके नाम करने दूंगी इन्हें? नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। मैं ऐसे षड्यंत्र रचूंगी कि ये खुद ब खुद इस घर से भाग जाएगी। लगता है भाभी मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुई। नहीं तो पहले जब मैं आती थी अपने ससुराल से तो भाभी कितने अच्छे से मुझे गले लगाती थी, कितने प्रेम से मुझसे बात करती थी। लेकिन आज तो भाभी ने ना ही मुझसे अच्छे से बात की और ना ही मुझे गले लगाया। लगता है मेरा यहाँ आना भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। आपने ऐसा क्यों किया भगवान, क्यों किया? क्यों मुझसे मेरे राज को छीन लिया? अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी 2 साल ही तो हुए थे मेरी शादी को, अभी उम्र ही क्या थी मेरे पति के जाने की। आपने ऐसा क्यों किया भगवान, क्यों किया? बुआ बुआ, अरे पीयूष बेटा आ जा, आ अपनी बुआ के पास। बुआ आप मेरे लिए क्या लेकर आई गांव से? मुझे पता ही नहीं था कि आप आए हो। मैं तो कोचिंग गया था ना, तब आप आए हो। बुआ मुझे आपकी बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। अच्छा हुआ आप आ गए। मैंने पापा से बोला भी था मुझे अपने साथ ले चलो, लेकिन पापा ने मेरी बात ही नहीं मानी। पीयूष तुम्हें मैंने कमरे में होमवर्क करने के लिए बताया था ना, और तुम यहाँ आकर अपने बुआ से गप्पे मार रहे हो। चलो जाओ निकलो, पहले जाकर होमवर्क करो। मम्मा मैं अभी बुआ के पास रहूंगा, थोड़ी देर में बुआ से बात कर लूंगा, उसके बाद में मैं होमवर्क कर लूंगा। भाभी रहने दीजिए ना इसे, मैं इसका होमवर्क करवा दूंगी, इसके साथ इसकी हेल्प करवा दूंगी। थोड़ी देर मेरे पास ही रहने दीजिए भाभी। नहीं दीदी, आपको ज्यादा इसे लाड़ प्यार करके बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। ये मेरा बेटा है, मैं अच्छे से जानती हूँ इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। चलो पीयूष सीधे निकलो और रूम में जाकर पूरा वर्क कंप्लीट करो। मेरे पास एक नहीं 50 काम रहते हैं, एक अकेला बैठकर रोने का काम नहीं है। जब तक ये जिंदा थे तब तक तो भाभी ने कभी आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं की। जब भी मैं आती थी यहाँ भाभी मेरा कितना मान सम्मान करती थी, मेरे पैर छूती थी, मुझे प्यार से गले लगाती थी। लेकिन ये अचानक से भाभी को क्या हो गया? इनके जाते ही भाभी तो एकदम ही बदल गई हैं। भाभी को ऐसा लगता होगा कि मैं उनके लिए बोझ हूँ, लेकिन मैं किसी के लिए भी बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं घर का सारा काम करूंगी, कल से काम करूंगी ताकि भाभी खुश रह सके। कुछ नहीं तो कम से कम काम करके उन्हें खुश कर सकती हूँ। कम से कम भाभी तो मुझसे प्यार से बात करेंगी।
अगला दिन होते ही सुमन अपनी भाभी के उठने से पहले ही उठ जाती है और सारे घर का झाड़ू बर्तन सब कुछ कर लेती है। अरे तुम क्या करने पर तुली हुई हो? सुबह से पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा है तुम्हें जो खटर पटर करने पर लगी हो। क्या अब हमें चैन से सोने भी नहीं दोगी तुम? भाभी सुबह जल्दी नींद खुल गई थी। क्या है ना, ससुराल में सुबह जल्दी उठने की आदत है, तो आज भी मेरी जल्दी नींद खुल गई, इसलिए सोचा कि झाड़ू पोछा और कपड़े कर देती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा हो गया है, बर्तन भी मल दिए हैं, अब थोड़े से कपड़े और रह गए हैं, वो भी धोकर डाल देती हूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा आराम से किया करो, नींद खुल जाती है हम लोगों की। जी भाभी, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का कि मेरा कोई भी काम से आपको डिस्टर्ब ना हो। सुमन नहीं दिख रही है। सुमन कहाँ गई? सुमन ने खाना खा लिया क्या सुधा? हाँ हाँ, दीदी ने तो बहुत देर से ही खाना खा लिया था। मैंने खाना बनाकर पहले दीदी को ही खिलाया था। मुझे पता है कि आप मुझसे यही पूछोगे ऑफिस से आने के बाद, इसलिए मैंने दीदी को पहले ही खाना पीना खिला दिया। चलो बढ़िया किया सुधा। देखो उसका बहुत ध्यान रखना, हमारे अलावा उसका कोई नहीं है। बेचारी एक तो ऐसे ही दुख की मारी है, माता पिता पहले ही चल बसे, उसके बाद में शादी हुई, पति चल बसे, कोई किसी चीज का सुख नहीं मिला उसे, इसीलिए उसका विशेष ध्यान रखना। बहुत दुख की मारी है बेचारी। हाँ हाँ, आप इस चीज की चिंता ना करो, मैं दीदी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। भाभी ने भैया से झूठ बोला कि मैंने खाना खा लिया है, जबकि भाभी ने तो मुझको बोला ही नहीं खाना खाने के लिए, और न ही मैंने खाना खाया है। मैंने तो सारा काम कर दिया था, खाना पीना भी बना दिया था, बनाकर खाना रख दिया था, और भाभी ने बोला है कि उन्होंने खाना बनाते ही मुझे खाना खिला दिया है। भाभी को अब मैं बोझ लगने लगी हूँ। भाभी बिल्कुल नहीं चाह रही है, लगता है कि मैं इस घर में रहूं। कल को ऐसा ना हो कि मेरे कारण इन लोगों के बीच में वाद विवाद होने लगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण किसी की जिंदगी में भी कलेश हो। ऐसे ही मेरी जिंदगी तो खुद ही अस्त व्यस्त पड़ी है, मेरी जिंदगी तो खुद ही बेकार हो गई। अब मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी की जिंदगी भी खराब हो, मेरे कारण किसी की जिंदगी में भी कलेश हो, किसी के बीच में लड़ाई झगड़े हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। सुमन, सुमन कहाँ हो तुम? क्या कर रही हो? अरे थोड़ी देर अपने भाई के साथ भी आकर बैठ जाया करो बेटा। क्या कर रही हो तुम? भैया मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, बस इसी कारण सो गई थी मैं। पता नहीं सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, तो मैंने गोली ली थी और गोली लेकर सो गई थी। क्या हुआ बुआ आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं चिंटू बेटा, बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं दवाई खाकर सो गई थी। अब बुआ खाना पीना नहीं खाओगी तो आपका सर तो दुखेगा ही। चलो खाना खा लो। रात के 11 बज गए हैं और तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है सुमन। सुधा, सुधा इधर आओ। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सुमन ने खाना खा लिया है? तुमने बोला मुझसे कि खाना बनाते ही मैंने तुरंत सुमन को खाना दे दिया था और उसने खाना खा लिया है। नहीं नहीं भैया, भाभी की कोई गलती नहीं है। भाभी ने तो मुझे खाना दे दिया था, लेकिन मैं ही नहीं खा पाई खाना। तो क्या है ना, सर बहुत तेज दर्द कर रहा था, इसलिए मैंने खाना वापस से रख दिया था। भाभी को लगा होगा कि उन्होंने मुझे खाना दे दिया है, तो मैंने खाना खा लिया है। सुन लिया ना सुमन ने क्या कहा? आप तो खामखा मुझे ही चिल्लाते रहते हैं। अरे मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाती हूँ। हाँ तो जाओ, सुमन ने खाना नहीं खाया है, उसे खाना निकाल कर लाकर दे दो, वो खा लेगी और सो जाएगी। ठीक है, ला रही हूँ। भैया क्यों खामखा भाभी को परेशान कर रहे हैं आप? मैं खुद ही जाकर खाना निकाल कर ले आती ना। आप क्यों भाभी को परेशान कर रहे हैं? दिन भर से बेचारी कितना काम कर रही है वो, और ऊपर से मेरी अलग देखभाल करनी पड़ेगी उन्हें। रहने दीजिए भैया, मैं निकाल लूंगी। तेरी भाभी गई है ना लाने बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? नहीं भैया, मुझे दवाई भी लेनी है, दवाई मेरी किचन में ही रखी है, मैं जाकर ले लेती हूँ। एक बोझ को लाकर इस घर में रख दिया है इन्होंने। अरे उसका पति मर गया तो इसका मतलब क्या है कि हम इसकी देखभाल करेंगे? मुझे मुझे इसकी नौकरानी बनाकर रखना चाहते हैं ये। चाय ला दो, पानी ला दो, नाश्ता ला दो। मैं कोई अपनी ननद की नौकरानी नहीं हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती। कुछ बोलने जाती हूँ तो मुझसे बोल देते हैं कि अपने मायके चली जा, और मैं अपने मायके जा नहीं सकती। इतना ऐसो आराम, इतना राजपाट छोड़कर उस झोपड़ी में कौन जाना चाहेगा भला? माँ बाप के पास तो ऐसे ही कुछ नहीं है, यहाँ तो मालकिन बनी बैठी हूँ मैं। हे भगवान, ना जाने और कितने दिनों तक झेलना पड़ेगा इसे। क्यों इन्होंने सुमन को यहाँ लेकर आ गए हैं पता नहीं। मुझे परेशान करना चाहते हैं ये लोग, मैं जानती हूँ। अरे ठेका थोड़ी ना लेकर रखा है हमने। शादी हो गई, ब्याह हो गया, अब उसका पति मर गया तो इसमें हमारा थोड़ी ना दोष है। पड़े रहना देना था उसे ससुराल में। ससुराल वाले परेशान कर रहे हैं तो यहाँ लेकर आ गए, और यदि मैं भी इसे परेशान करूंगी तो ये कहाँ जाएगी? आज इस सुमन के कारण इन्होंने मुझसे तेज आवाज में बात की है, वरना आज तक मेरे पति ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। अपनी बहन के चलते ये मेरे साथ
अभी से ऐसा व्यवहार करने लगे हैं? अभी तो उसे आए हुए 8 दिन ही हुआ है मुश्किल से। आज इस घर में आकर बैठी है, कल को इस घर में हिस्सा मांगने लगेगी, अपना हक जमाने लगेगी। इसका इसका अब ससुराल में कोई अधिकार थोड़ी ना है। पति मर गया तो इसका सारा अधिकार ही खत्म हो गया लगता है। इसलिए इसलिए ये जानबूझकर इस घर में आई है। मैं अच्छे से जानती हूँ इस घर की जायदाद पर इस ननद की नीयत डोल गई है मेरी। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझने की कोशिश मत करिए। मैं गलत नहीं हूँ, मैं तो बस अपने दुख से दुखी हूँ। मैं आपका घर बर्बाद करने नहीं आई हूँ भाभी। बस मैं सब कुछ अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या करने आई हो। तुम्हारी नीयत साफ साफ समझ में आ रही है मुझे। तुम अपने भाई की जायदाद में हिस्सा लेने के लिए इस घर में आई हो। अरे तुम्हारा भाई तो मूर्ख है, तुम तो अक्लमंद हो। तुम्हें तो समझना चाहिए कि तुम्हारा भाई अकेला इस घर का कमाने वाला है और अकेला ही हम लोगों को पालने वाला है। यदि तुमने और आकर उसकी जिम्मेदारियां बढ़ा दी है, अरे तुम्हें जरा भी तरस नहीं आता अपने भाई के ऊपर? कैसी बहन हो तुम अपने भाई की? कहने को तो बड़ी बड़ी बातें करती हो कि मैं अपने भाई से इतना प्यार करती हूँ, मैं अपने भाई से यही प्यार करती हूँ, यही प्यार करती हो। चली आई अपने ससुराल से। अरे अपने ससुराल में ही रहना था, क्यों यहाँ पर आ गई हमारी जिंदगी में जहर घोलने? भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत मत समझिए भाभी, आप मुझे गलत मत समझिए। मैं किसी की जिंदगी में कलेश करने नहीं आई हूँ, किसी की जिंदगी में जहर घोलने नहीं आई हूँ भाभी। तुम जैसी बहनों के कारण ही भाइयों के घर खराब होते हैं। तुम जैसे बहनों के कारण ही भाई भाभी के रिश्ते खराब होते हैं। तुम जैसी बहनों के कारण ही कई बहुएं अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं। अरे और यदि हमारे रिश्ते खराब होंगे, हमारे परिवार में किसी प्रकार का कोई कलेश होगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम होगी उसकी वजह, क्योंकि हम दोनों के बीच में तो कभी लड़ाई झगड़े होते ही नहीं है। नहीं भाभी, मैं किसी के बीच में कलेश का कारण नहीं बनना चाहती, किसी के बीच में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहती। मैं अपने कारण अपने भाई की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होने दूंगी। आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं उन बहनों में से हरगिज नहीं हूँ भाभी, हरगिज नहीं हूँ। मैं ना ही पहले और ना ही आज और ना ही बाद में कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि मेरे कारण आप लोगों की जिंदगी में किसी प्रकार की कोई परेशानी आए, आप लोग मेरे कारण से झगड़ा करो। ये मैं कभी नहीं चाहूंगी भाभी, कभी नहीं चाहूंगी। इतना बड़ा पाप लेकर मैं कहाँ जाऊंगी बताइए आप। हाँ तो फिर यदि तुम नहीं चाहती हो कि हम पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो तो वापस प्रेम से यहाँ से चली जाओ अपने ससुराल। कल तुम्हारे भाई के ऑफिस जाने के बाद में तुम यहाँ से चली जाना। यदि तुम हम लोगों को सुखी देखना चाहती हो, हम लोगों को खुश देखना चाहती हो। कहाँ जाऊँ भाभी, किसके पास जाऊँ मैं? मेरा आप लोगों के अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है भाभी। तुम्हारा पति मरा है, ससुराल वाले थोड़ी ना मरे हैं। अरे ससुराल में जाकर रहो, जब तो हिस्सा मिलेगा वहाँ। ससुराल से आ जाओगी तो वो लोग भी तुम्हें फटे पत्ते में नहीं पूछेंगे। जाओ जाकर वहाँ रहो बढ़िया। भाभी, मैं 8 दिनों से इस घर का पूरा काम कर रही हूँ, आपको कोई भी काम नहीं करने दे रही हूँ। कम से कम इतना ही सोचकर मुझे इस घर में रख लीजिए। एक नौकरानी की हैसियत से ही मुझे इस घर में रख लीजिए। उस घर में काम भी करती थी और मार भी खाती थी मैं। मेरी सास मुझे बहुत मारती थी। जब से ये खत्म हुए हैं तब से मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर दिया था। उस नरक में मुझे वापस मत भेजिए भाभी, वापस मत भेजिए। मैं मर जाऊंगी भाभी, मैं मर जाऊंगी। ऐसा है ननद रानी, दिल जीतना पड़ता है, दिल। ऐसे ही कोई किसी को अपना नहीं लेता है। जैसे इस घर में काम कर रही हो वैसे अपने ससुराल में 4 काम ज्यादा करना, तो घर वाले थोड़े दिनों के बाद तुम्हें खुद ब खुद प्यार करने लगेंगे। और वैसे भी अभी वो तुम्हें जीजा जी की मौत का जिम्मेदार समझते हैं। जब धीरे धीरे करके समय बीतेगा तो वो लोग भी सब भूल जाएंगे। समय बड़े बड़े घावों को भर देता है। और वैसे भी जिसका पति खत्म हो जाता है ना, तो ससुराल में उसे थोड़ा दबकर ही रहना पड़ता है, लात जूते भी खाना पड़ता है, 2 बातें सुनना भी पड़ता है, नौकरों की तरह काम भी करना पड़ता है, क्योंकि अब उनका पति नहीं रहता पालन पोषण करने के लिए। जो खिलाएगा, जिसका खाओगी, उसके हाथों तो तुम्हें दबना ही पड़ेगा। रात बहुत हो गई है, इसलिए फालतू की बातें करने का मेरे पास कोई समय नहीं है। तुम सुबह अपने भैया के जाने के बाद प्रेम से इस घर से सामान उठाना और चली जाना। ठीक है भाभी। अच्छा ही हुआ कि आज इसने सारी बातें सुन ली, कम से कम बात सुन ली, तो मुझे इससे बोलने में हिचक तो नहीं हुई। अरे अभी तो शुरुआत है, कल को ये मुझ पर हाथ भी उठा सकते थे। इसलिए अच्छा ही हुआ कि इसने सुन लिया, तो मैंने अपनी सारी दिल की भड़ास निकाल दी और इसे जाने के लिए कह दिया। खुदा ना खास्ता यदि इन्होंने सुन लिया कि मैंने दीदी को घर जाने के लिए बोला है तो क्या होगा? लेकिन सुनेंगे कहाँ से? दीदी थोड़ी ना बताने वाली है इन्हें। मैंने साफ साफ मना जो कर दिया है। अब देखो कल जाती है ये नहीं। ठीक है सुधा, मैं चलता हूँ। सुमन का ख्याल रखना और उसे खाना पीना दे देना। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, अभी वो ज़्यादा सोचती है, उसके दिमाग में टेंशन ही चलते रहता है। क्या करोगे, स्थिति कुछ ऐसी है कि बेचारी ना चाहते हुए भी
टेंशन ले लेती है। हाँ हाँ जी, आप परेशान मत होइए, आप दीदी की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। बुआ, बुआ कहाँ जा रही हैं आप? कहाँ जा रही हैं बुआ? मैं भी आपके साथ चलूंगा। चिंटू बेटा, मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। तुम मेरे साथ नहीं चल सकते बेटा, अपना मम्मी का और पापा का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ, अच्छे से पढ़ाई करना, बहुत मन लगा कर पढ़ना, तुम्हें आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनना है। नहीं चिंटू बेटा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, वहाँ मेरा ही तो खुद ठिकाना नहीं है, तो तुम्हारी तो फिर बात ही अलग है। नहीं बुआ, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे आपके साथ जाना है, मैं आपके साथ जाऊंगा। इस तरह खड़े खड़े बच्चे के सामने रोती रहोगी तो बच्चे जाने की जिद ही करेगा। अब जाओ भी, निकलो भी यहाँ से अपना सामान लेकर। खबरदार चिंटू, जो तूने अपनी बुआ के पास जाने की कोशिश की तो तेरी बुआ अपने घर जा रही है, जहाँ उनकी असली जगह है। प्लीज बुआ, लौट के आ जाओ ना बुआ, प्लीज। सीधा अपने कमरे में चला जा, वरना बहुत पीटूंगी तुझे। और हाँ, यदि तूने अपने पापा से किसी भी प्रकार की कोई भी बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चिंटू, समझा देती हूँ तुझे। आपने मेरी बुआ को भगा दिया, आपने मेरी बुआ को भगा दिया। मैं पापा से जरूर बताऊंगा, मैं पापा से जरूर बताऊंगा, आपके कारण ही बुआ इस घर से गई है। चिंटू, यदि तूने अपने पापा से एक भी बात बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बताएगा? बोल, बताएगा? नहीं मम्मा, नहीं बताऊंगा। प्लीज मेरे बाल छोड़ो, बाल छोड़ो, बाल बहुत जोर से खींच रहे हैं। प्लीज मम्मा, चल जा, भाग यहाँ से। और बताने की कोशिश की तो समझ जाना फिर। सुधा, सुमन, एक गिलास पानी तो लेकर आओ। पापा, बुआ अपने घर वापस चली गई हैं। घर वापस चली गई है? कहने का मतलब क्या है बेटा तुम्हारा, कि वो अपने ससुराल वापस चली गई है? किसने बोला उसे जाने के लिए? क्या तुम्हारी माँ ने कुछ बोला उसे? चिंटू बेटा, जाओ, तुम्हारे दोस्त का फोन आया है, उठो वहां से, जाओ। पता नहीं जी, दीदी को क्या धुन लगी, तो आज सुबह से ही बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि मैं अपने पति के घर वापस जाऊंगी, मैं अपने सास ससुर के घर वापस जाऊंगी। ऐसा बोल बोल कर रो रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आपके भैया ऑफिस गए हैं, यदि उन्हें पता चलेगा तो बहुत दुख लगेगा उन्हें से बिना मिले जा रही हैं आप। अच्छा, सुमन ऐसा कर नहीं सकती, मुझसे बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेती थी वो, और आज इतना बड़ा फैसला ले लिया। सच सच बताओ, तुमने तो कुछ नहीं बोला है ना? यदि मुझे पता चला कि तुमने मेरी बहन को जाने के लिए बोला है तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझ लो। अरे आप तो हर चीज में मुझे ही दोष देते हैं। मैंने दीदी से कुछ नहीं बोला है, मैं भला क्यों बोलूंगी उन्हें जाने के लिए? कौन सा मुझे काटने दौड़ रही थी वो? आपको भरोसा नहीं है तो आप उनसे फोन लगाकर पूछ लो। मुझे किसी से फोन लगाकर पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर उसे लेकर आता हूँ। अरे ऐसा मत करिए, क्यों जा रही हैं आप? वो अपने ससुराल आज ही वापस गई हैं। देखिए, आज नहीं तो कल उन लोगों के पास उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। यदि इस तरह यहाँ पर रही आएंगी तो उन लोगों से उनके प्रेम भाव कैसे बनेंगे? मुझे सब पता है कि किस तरह के प्रेम भाव है उनके बीच में। अरे मेरी बहन को नौकरानी बनाकर रख रहे हैं वो लोग, मारना पीटना सब कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी बहन को इस तरह घुट घुट कर मरने नहीं दे सकता। मैं इतना सक्षम हूँ कि अपनी बहन को जीवन भर पाल सकता हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनिए, थोड़े दिन तो रहने दीजिए उन्हें, आज ही तो गई है वो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रहा हूँ और उसे लेकर आ रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, बात तो सुनिए मेरी। इतनी मुश्किल से तो मैंने उसे भगाया था और फिर लाकर उसे यही रखेंगे? हे भगवान, ये चिंटू तो आज अपना मुंह ही खोल देता अपने पापा के सामने। यदि ये अपने पापा से बता देता कि मैंने दीदी को जाने के लिए बोला है तो मेरी तो खैर नहीं थी, समझ लो। अच्छा हुआ जो सही समय पर मैं आ गई और चिंटू को बताने से रोक लिया। ठीक से झाड़ू लगा महारानी, जरा अपनी कमर को झुका भी लिया कर। खड़े खड़े झाड़ू लगा रही है, सारा कचरा रहा आता है घर में। अम्मा जी, ये क्या तरीका है? किस तरह का व्यवहार कर रही हैं आप मेरी बहन के साथ? उसे लात मार रही हैं। भैया भैया, आप यहाँ क्यों आए? भैया आप यहाँ क्यों आए? तू यहाँ क्यों आई ये बता। तूने मुझे एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा कि तू अपने ससुराल वापस आ रही है? अरे अपने भाई को कम से कम एक बार बता तो दिया होता कि तू अपने घर वापस जाना चाहती है। मैं तुझे इस दलदल से निकाल कर ले गया था, यही सब कारण था। हाँ हाँ, ले गए थे तो क्यों भेज दिया? अरे अपने पास ही रखा रहता। इस मनहूस, इस उल्टा कुलक्षणी का हमारे इस घर में कोई काम नहीं है। इसने हमारे बेटे को खा गई। ले जाओ यहाँ से इसे और दोबारा इस घर में भेजने की कोशिश मत करना। सुमन चल यहाँ से, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तेरा कोई नहीं है। जब से जवाई बाबू खत्म हुए हैं ये लोग तुझे दुश्मन की तरह देख रहे हैं। लेकिन भैया ये लोग कैसे भी रखें, रहना तो मुझे यहीं पड़ेगा, क्योंकि इस घर के अलावा अब मैं और कहीं नहीं रह सकती। फालतू की बातें बंद कर। तू अपने भाई को कुछ नहीं समझती है। तेरा भाई मर गया है क्या जो तू ऐसा बोल रही है?
नहीं नहीं भैया, ऐसी बात मत करिए, ऐसी बात मत करिए भैया। हाँ तो फिर अपने भाई की बात मान और चल यहाँ से, और दोबारा इस घर में आने की कोशिश भी मत करना। यहाँ तेरा कोई नहीं है सुमन, कोई नहीं है। तुझे मेरी कसम, यदि तूने एक बार भी मना किया यहाँ से चलने के लिए तो मेरा मरा मुंह देखेगी। नहीं भैया, मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं चलती हूँ। सुमन, मैं तो जानती ही थी कि तुम्हारे भैया जा रहे हैं तो तुम्हें बिना लिए यहाँ आएंगे नहीं। देखो, मैंने तुमसे बोला था ना कि मत जाओ। तुम्हारे भैया तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, उस दलदल में वापस जाने नहीं देंगे। भगवान तुम जैसे भाई बहन हर किसी को दे। चलो, मैंने पालक पनीर बनाई है, सभी लोग चलकर साथ में खाना खाते हैं। चलिए, चलो सुमन, चलो हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। जी भाभी। तुम सच में बहुत अच्छी हो सुधा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो तुम जैसी पत्नी मिली है मुझे, और सुमन को इतना प्यार करने वाली भाभी मिली है। जब सुमन ही इतनी अच्छी है तो मैं कैसे अच्छी ना होंगी। चलो खाना लगाओ, भूख लगी है बहुत जोरों की। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, ना चाहते हुए भी मुझे वापस आना पड़ा भैया के साथ। जल्दी आओ, खाना लगाओ सुधा। हाँ जी, आ रही हूँ। चिंटू के पापा, आज मुझे कालू हलवाई की दुकान की दही समोसे खाने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज ला दीजिए ना। आज तो संडे है, आज आपकी छुट्टी भी है, प्लीज ला दीजिए ना। अरे सुधा, शाम को ला दूंगा ना, थकान लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा है आज मुझे, ठंड भी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि हिम्मत नहीं हो रही है कहीं आने जाने की। शाम को ला दूंगा। नहीं नहीं, अभी लेकर आइए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी खाना है, अभी लेकर आइए आप। ओहो, तुम भी जिद पर अड़ जाती हो तो अपनी जिद पूरी करवा कर ही मानती हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकर आता हूँ। सुधा के पति राकेश का बिल्कुल भी मन नहीं था मार्केट जाकर समोसे लाने का, क्योंकि आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। रास्ते में जाते जाते उसे चक्कर आने लगते हैं, तभी उसकी मोटरसाइकिल एक 4 व्हीलर गाड़ी से जाकर टकरा जाती है और उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है। लोगों की बहुत भीड़ हो जाती है। उसी भीड़ में से एक आदमी राकेश का फोन लेकर उसकी पत्नी को फोन करता है। मोबाइल आपको कहाँ से मिला? आप कौन बोल रहे हैं? ये तो मेरे पति का नंबर है। मैडम, आपके पति का मेन रोड में बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, सर में से खून की धार बह रही है। नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? ये सब क्या हो गया? क्या ठीक तो है ना मेरे पति? ठीक तो है ना? बोलिए। मैडम, हम आपके पति को सिटी हॉस्पिटल लेकर पहुंच रहे हैं, प्लीज आप लोग भी जल्दी आइए। हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ मैं। क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्या है? क्या हुआ भैया को? भैया ठीक तो है ना? दीदी, उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं उन्हें लोग। प्लीज चलिए, जल्दी चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें बचा लीजिए, उन्हें बचा लीजिए इंस्पेक्टर साहब, उन्हें बचा लीजिए। देखिए, चोट बहुत गहरी है, बहुत ही ज्यादा खून बह चुका है इनका, और इनके जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप का मिलना बहुत मुश्किल है। पूरे शहर में हमने ब्लड के लिए बात की है, लेकिन कहीं भी इस ग्रुप का ब्लड नहीं मिल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा और मेरे भाई का ब्लड ग्रुप सेम है। आप मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा ले लीजिए, लेकिन मेरे भाई की जान बचा लीजिए। मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे भाई की जान बचा लीजिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलिए आप। दीदी कितनी अच्छी है, अपने भाई के लिए अपने शरीर का एक एक खून का कतरा देने के लिए तक तैयार है। और मैं उनके बारे में कितना गलत सोचती थी। मैं कहती थी कि मेरी ननद इस घर की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ी है, जायदाद के पीछे पड़ी है, इसलिए अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में आकर बैठ गई है। जो बहन अपने भाई के लिए अपने शरीर का खून का एक एक कतरा देने को तैयार है, वो क्या उस भाई की प्रॉपर्टी लेगी? जो बहन अपने भाई के लिए अपनी जान की तक परवाह नहीं कर रही है, वो क्या अपने भाई की जायदाद के पीछे पड़ेगी? मैं ही गलत थी, मैं ही बहुत बुरी थी, मैं ही इतनी ज्यादा बेकार सोच की औरत हूँ। आज मुझे अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही है कि क्यों मैंने दीदी के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। अरे, एक तो वो ऐसे ही दुख की मारी है, दुख की सताई हुई है, बेचारी ने अपना पति खोया है, ऊपर से मैं उसे कितना भला बुरा कह रही थी। हे भगवान, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना भगवान। डॉक्टर प्रोसेस करते हैं और सुमन का ब्लड उसके भाई राकेश के शरीर में चढ़ाते हैं। ब्लड चढ़ने के बाद राकेश की हालत में थोड़ा सुधार आता है। 8 दिनों तक राकेश हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा। सुमन अपने भाई की पूरी सेवा में लगी रही हॉस्पिटल में रहकर। सुधा का बच्चा छोटा था, इसलिए सुधा को हॉस्पिटल में रहने के लिए मना कर दिया गया था। 8 दिन तक सुमन ने अपने भाई की बहुत सेवा की। जब 8वें दिन छुट्टी हुई और राकेश स्वस्थ होकर घर आ गया। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी ओछी हरकतों पर। दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी जीवन में आपसे इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी। दीदी, प्रॉपर्टी और जायदाद के चक्कर में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी मैं कि रिश्तों की अदम मर्यादा और लिहाज ही करना भूल गई थी। दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आपके जैसी बहन बहुत किस्मत वाले भाइयों को मिलती है और आपके जैसी ननद भी बहुत किस्मत वाली भाभियों को मिलती है।
मैं तो सोच रही थी कि आप अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के लिए यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं बहुत गलत थी दीदी, मुझे माफ कर दीजिए दीदी। यदि आज आप न होती तो शायद मेरा सुहाग जिंदा न रहता। इन्होंने आपको घर वापस लाकर बहुत अच्छा किया दीदी, आज आपके कारण मेरे पति जिंदा है। धन्य हो आप जो अपना खून का एक एक कतरा देकर अपने भाई की जान बचाना चाहती हो। दीदी मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। भाभी मेरी जगह यदि कोई और बहन भी होती तो वो भी ऐसा ही करती। भाभी ये तो मेरा फर्ज था, आप बार बार ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मेरे भाई के प्रति मेरा भी तो कुछ कर्तव्य है ना। भाभी मैं इस घर में प्रॉपर्टी के लालच से नहीं आई हूँ, मैं बहुत परेशान थी उस घर में, इसीलिए मैं इधर आई हूँ। भाभी आप कभी सपने में भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इस घर में प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। हाँ दीदी आज मैं जान चुकी हूँ कि आप इस घर में प्रॉपर्टी के खातिर नहीं आई हैं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी, दोबारा जीवन में कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। अब आप हमेशा हमेशा के लिए इसी घर में रहेंगी। हम भाई भाभी नहीं, हम माँ बाप बनकर आपकी देखभाल करेंगे, अच्छा सा रिश्ता देखकर आपका ब्याह दोबारा करेंगे। सुधा को अपनी गलती का एहसास होता है और सुधा अपनी ननद से माफी मांगती है। अब सुधा और सुमन दोनों ही बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। सुधा अपनी ननद को एक बहन से बढ़कर प्यार करती है और उसके लिए सुयोग्य वर ढूंढकर दोबारा उसका ब्याह करवा देती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।